हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक लिव स्टडी पॉइंट। तो आज हम क्लास 10 की इकोनॉमिक्स से चैप्टर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ने जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर में हमें वैश्वीकरण के बारे में पता चलेगा कि वैश्वीकरण क्या होता है और ये कैसे देशों के लिए लाभदायक होता है, और जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पे क्या वैश्वीकरण का फर्क इफ़ेक्ट पड़ा है और लोगों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो क्लास 10 ESP ग्रुप सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है? देखिए, जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वो होती है जो एक से अधिक देशों में अपने उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, जिनको हम MNCs कंपनी भी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो सिर्फ अपने देश में ना रखकर बहुत अलग अलग देशों में, बहुत सारी जगह देशों में, एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं और उसका स्वामित्व भी रखती हैं, उनको हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। ठीक है। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है ना, वो उन प्रदेशों में अपने जो कंपनी वगैरह अपने उन स्थानों में अपने कारखाने खोलती है ना, जहाँ पर उनको ईजी सस्ता श्रम मिल जाए, और जैसे कि इंडिया में सस्ता श्रम मिल जाता है इजीली, और अन्य संसाधन मिल जाए। वो ऐसी जगह पर अपनी MNCs जो होती हैं वो ऐसी जगह पर अपनी कंपनियां खोलती हैं जहाँ पर उनको सस्ते श्रम मिल जाए, अच्छे पढ़े लिखे श्रम मिल जाए, और उनको जैसे जैसे नीड हो वैसे श्रम उनको सस्ते श्रम पर ही मिल जाए, और अन्य जो संसाधन है वो भी मिल जाए। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो एक ऐसी कंपनियों को कहते हैं जो दूसरे देशों में व्यापार के लिए अपनी शाखाएं स्थापित करती हैं। ठीक है। जो अन्य देशों में अपने व्यापार करने के लिए अन्य देशों में अपनी शाखाएं खोल देती हैं। ठीक है, जिनको हम MNC कंपनी भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको बहुराष्ट्रीय कंपनी समझ में आया होगा। ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है और उसका स्वामित्व भी करती है। राइट। अब हम आगे देखते हैं कि देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं वो खोल तो लेती हैं, पर जो उनका उत्पादन होता है उस पर वो नियंत्रण कैसे करते हैं? क्योंकि उनकी जो शाखाएं होती हैं वो बहुत सारे देशों में होती है, तो उसका नियंत्रण करती कैसे है वो? तो उसके लिए क्या करती है ना, वो जो किसी भी देश की जो स्थानीय कंपनियां होती है ना, उसी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं, मिलकर वहाँ की संयुक्त कंपनी, वहाँ की जो स्थानीय कंपनी होगी वो, और जो MNC कंपनी है वो दोनों मिलकर उत्पादन करते हैं। ठीक है। और जो स्थानीय कंपनियाँ होती है ना, उसको MNCs कभी कभार क्या होता है कि वो खरीद लेती हैं, और उसके बाद जो उनके प्रोडक्ट होते हैं ना उसको अपने लेबल वगैरह लगाकर अपने नाम पर उस उत्पादन को बेचती हैं। ठीक है। और जिससे, और कभी कभी क्या होता है कि ये जो MNCs कंपनी होती है ना, वो छोटे उत्पादकों को ऑर्डर भी दे देती है कि आप हमारे लिए माल बना दो, इतना इतना, वो ऑर्डर दे देती है। ठीक है। तो पहला क्या करती हैं, वो संयुक्त रूप से उत्पादन करती है स्थानीय कंपनियों के साथ, और कई बार वो स्थानीय कंपनी को खरीद भी लेती है और उनका उत्पादन का प्रसार कर देती है, और छोटे जो उत्पादक होते हैं उनको उत्पादन का ऑर्डर भी देती है। और यहाँ पे हम एक वर्ड है निवेश, इसको समझते हैं। निवेश का मतलब क्या होता है? कोई भी परिसंपत्ति जैसे कि भूमि, भवन, मशीन या कोई भी अन्य उपकरण जिसको खरीदने में जो व्यय की गई मुद्रा होती है ना, कि कोई भी परिसंपत्ति इनके को खरीदने के लिए जो भी मुद्रा व्यय की गई है उसी को निवेश कहते हैं। ठीक है। ठीक है। तो और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं, है ना, तो संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं तो जो स्थानीय कंपनियां होती है ना, उनको दो तरह का लाभ होता है, और वो दो तरह के लाभ ना उनको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। पहला लाभ तो यही होता है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है ना, वो अतिरिक्त निवेश करने के लिए पैसे दे देती हैं ताकि निवेश ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास बहुत पैसा होता है, तो इसलिए वो निवेश अधिक से अधिक निवेश करने के लिए धन दे देते हैं, है ना। और दूसरा क्या फ़ायदा होता है उनको कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है ना, वो नई नई नवीनतम जो प्रौद्योगिकी होती है, नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो अपने साथ लाते हैं, जिससे स्थानीय कंपनियों को और बढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है। और जो स्थानीय कंपनियां होती है ना, उनके साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके, और जो स्थानीय कंपनियों से जो निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीदकर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वह दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमाती हैं। क्या करती हैं कि वो उनके आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करती हैं, वो अपने आपूर्ति के लिए, और कंपनियों को खरीद लेती हैं स्थानीय कंपनियों को, जिससे क्या होता है कि वो दूरस्थ स्थानों पर भी अपना प्रभाव जमा रही हैं। ठीक है। जिससे जो दूर दूर स्थानों पर भी ना
पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। मतलब वो दूर दूर भी उत्पादन हो रहा है तब भी वो एकदम संबंधित होते हैं, ऐसा लगता है वो एकदम ही संबंधित हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वजह से। अब हम देखते हैं कि विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। अब क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वजह से जो भी विदेशी व्यापार होता है वो भी बढ़ रहा है। विदेशों के जो सामान होते हैं वो भी हमें इंडिया में इजीली मिल जाते हैं। जैसे कि लॉकडाउन के पहले हमें चाइनीज़ माल बहुत मिलते थे, इजीली हमें मिल जाते थे। हम हर जगह देखते थे कि चाइना ही नहीं, हमें बहुत ही अलग अलग जगहों की वैरायटीज़ हमें इंडिया में देखने को मिल जाती है। किसकी वजह से? विदेशी व्यापार की वजह से, राइट। फिर विदेशी व्यापार जो होता है उससे क्या होता है कि जो बाज़ार होते हैं ना वो एकीकृत हो जाते हैं। भले ही वो बाज़ार इंडिया में ही हो और कहीं और भी हो, पर जो वो प्रोडक्ट होगा ना उसकी वैल्यू ना जो मूल्य होता है वो इक्वल हो जाता है विदेशी व्यापार की वजह से, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक देश का दूसरे देश के साथ वस्तुएं व सेवाओं का आयात और निर्यात, मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ जो वस्तुएं हैं उनको बेचना और लेना, आयात और निर्यात कराना, ठीक है। और जो बाज़ार है उसमें वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें, आपको पता ही होगा, आप बाज़ार जाते होंगे तो आपको आपके पास बहुत सारी एक ही चीज़ के बहुत सारे विकल्प ऑप्शंस होंगे आपके पास, है ना। ये किसकी वजह से हो पा रहा है? विदेशी व्यापार की वजह से हो पा रहा है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात इजीली हो जाता है एक देश से दूसरे देश में, और जिसकी वजह से हमें बाज़ारों में वस्तुओं के ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं। और जो दो बाज़ारों में एक ही वस्तु का मूल्य जो है एक समान होने लगता है, और दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि दो देश हैं अलग अलग, फिर भी आपको उस प्रोडक्ट की ना मूल्य सेम मिल जाएगा दोनों बाज़ारों में। तो इस प्रकार जो व्यापार होता है वो विभिन्न बाज़ारों को जोड़ने में और एकीकरण करने में सहायता करता है। वस्तुएं दूर दूर होती हैं फिर भी उनका मूल्य इक्वल होता है। बाज़ार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। इन कारणों की वजह से जो बाज़ार होते हैं वो आपस में जुड़ने और एकीकरण का कार्य करते हैं। विदेशी व्यापार के द्वारा ये सब पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण होता क्या है? वैश्वीकरण होता है कि देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, मतलब अलग अलग देशों के बीच जल्दी से जल्दी तीव्र संबंध बन जाते हैं और वो आपस में जुड़ जाते हैं, एकीकृत हो जाते हैं वो। या फिर यूँ कहें कि वैश्वीकरण का अर्थ है अपने देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, मिलाना, ठीक है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि आप किसी एक देश की अर्थव्यवस्था जो है उसको अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ मिला देना, एकीकृत कर देना, जिसकी वजह से क्या होता है देशों के बीच संबंध भी जल्दी होते हैं और अच्छे होते हैं और तीव्र होते हैं, जिसकी वजह से वो एकीकृत हो जाते हैं। तो ये होता है वैश्वीकरण। अब देखिए वैश्वीकरण में ना कुछ टर्म्स हैं जैसे कि व्यापार अवरोधक, और इनका जो महत्व है वो क्या होता है, व्यापार अवरोधक आखिर होते क्या हैं। तो व्यापार अवरोधक वो नियम होते हैं, वो कानून होते हैं जो देशों के आयात निर्यात पर अंकुश लगाते हैं। मीन्स जब व्यापार हो रहा होता है, विदेशी व्यापार जब होता है तो उसमें कुछ अवरोध लगा दिए हैं, कुछ रुकावटें लगा दी जाती हैं जिनको व्यापार अवरोधक कहते हैं। जैसे जो सरकार है वो व्यापार अवरोधकों का उपयोग करती है विदेशी व्यापार में, या तो वृद्धि करने के लिए या कटौती करने के लिए। अगर बिजनेस कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो उसको कटौती करने के लिए या फिर विदेशी व्यापार में बढ़ाने के लिए, ठीक है। और तथा देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, और यह निर्णय करने के लिए भी कर सकती है। क्या होता है कि जो विदेशी व्यापार होता है तो उसमें नियंत्रण लगाने के लिए कितनी मात्रा में वस्तुएं आयातित होनी चाहिए, कितनी निर्यात होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों में अच्छे से रुकावट लगाने के लिए, निर्णय लेने के लिए, नियंत्रण करने के लिए जो सरकार है वो व्यापार अवरोधकों का उपयोग करती है, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म है हमारा उदारीकरण, ये समझते हैं। उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण का अर्थ होता है कि जो सरकार देशों के बीच जो व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाना। अभी हमने देखा ना कि सरकार किसी कभी भी व्यापार अवरोधकों का उपयोग करती है बिजनेस को रोकने के लिए भी, और बिजनेस में थोड़ी सी स्ट्रॉन्गेबिलिटी लाने के लिए और थोड़ा सा उसको अच्छे से बनाने के लिए विदेशी व्यापार में, ठीक है, जिसकी वजह से वो कटौती भी कर सकता है या फिर वृद्धि भी कर सकता है विदेशी व्यापार को।
पर लेकिन जब ये जो सारे छूट होते हैं, जो व्यापार अवरोधक होते हैं, इन सारी चीज़ों को जब हटा दिया जाता है, इन प्रतिबंधों को हटा दिया जाता है, तो हम इसी को कहते हैं उदारीकरण। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, विश्व व्यापार संगठन क्या होता है। क्योंकि व्यापार हो रहा है विश्व के बीच में, ठीक है, तो इसको देखने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए भी एक संगठन होना चाहिए। तो इसलिए है विश्व व्यापार संगठन, जो कि एक ऐसा संगठन है जिसका काम होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको उदार बनाना। हमने उदारीकरण देखा ना, वही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, ईजी बनाना, ठीक है। विकसित देशों की जो पहल पर शुरू हुआ था ये, ठीक है, और जिसको विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उससे संबंधित नियम निर्धारित करता है। इसका काम क्या होता है विश्व व्यापार संगठन का, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है उससे संबंधित नियमों को निर्धारित करता है, राइट। और ये देखता भी है कि ये जो नियम वो निर्धारित कर रहा है उसका पालन भी हो रहा है कि नहीं। तो निर्धारित करना और उसका पालन हो रहा है कि नहीं, ये देखना भी विश्व व्यापार संगठन का काम होता है। और ये एक ऐसा संगठन होता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाता है, ठीक है। और विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि जो देश हैं उनके वहाँ पर विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। ये कई बार एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। ये अलग अलग देशों में बनाया जाता है। विदेशी व्यापार की जो कंपनियां होती हैं ना, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको अट्रैक्शन देने के लिए सरकार, वहाँ की सरकार के द्वारा, जो केंद्र और राज्य की जो सरकार होती है उसके द्वारा ना, जो केंद्र और राज्य की जो सरकार होती है उसके द्वारा, जैसे कि भारत है उसमें विदेशी निवेश हेतु, मतलब कि विदेशी जो कंपनियां हैं वो ज़्यादा निवेश करें, और विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए क्या होता है ना कि सरकार ना एक अलग से ऐसे औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर देती है जहाँ पे ना विश्व स्तरीय सुविधाएं हो, जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, जिससे अट्रैक्ट होकर जो विदेशी कंपनियां हैं वो आए और यहाँ पर भी अपने कंपनियां स्थापित करें। जैसे कि बिजली हो, पानी, सड़क, परिवहन और जो भंडार है, और मनोरंजन, शैक्षिक सुविधाएं, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो। एक ऐसा जोन बना दिया जाता है कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध है, और वहाँ पर एक स्पेस दिया जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, ताकि वो आकर्षित हो और वहाँ पर आकर निवेश करे, ठीक है। और जहाँ पे सारी ये सुविधाएं अवेलेबल करा दी जाती हैं, जिससे क्या होता है कि कंपनियां आकर्षित होती हैं और अपनी कंपनियां वहाँ पर खोलती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वैश्वीकरण जो देखा हमने, एक देश की अर्थव्यवस्था का अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ मिला देना, उसका जो भारत है हमारा देश, उस पर प्रभाव क्या पड़ा है, क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, या सिर्फ पॉजिटिव ही या नेगेटिव ही, तो हम यही देखने जा रहे हैं। तो क्या होता है ना कि स्थानीय और जो विदेशी उत्पादक होते हैं उनके बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। कि जो स्थानीय कंपनियां हैं और जो एमएनसीज कंपनियां हैं उनके बीच क्या होता है, जो उनका जो प्रोडक्ट का जो उत्पादन होता है उनके बीच प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है उनके बीच में, जिससे क्या होता है जो उपभोक्ता होते हैं ना उनको लाभ होता है। क्यों? क्योंकि हमें वैरायटीज़ मिलती है बहुत सारी, हमें एक ही चीज़ के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और अलग अलग रेट पे भी मिल सकते हैं, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि उपभोक्ताओं के समक्ष ना पहले से अधिक विकल्प हैं और ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन है, और वे अब ना अनेक उत्पादकों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित होते हैं। वो अच्छी से अच्छे प्रोडक्ट को कम से कम कीमत पे भी उनको मिल सकता है, क्योंकि विदेशी व्यापार और स्थानीय कंपनियों के बीच कंपटीशन की वजह से, ठीक है। और जो विदेशी निवेश है उसमें वृद्धि भी हुई है, विदेश के जो निवेश करते हैं उसमें वृद्धि भी हुई है भारत में वैश्वीकरण में। पहला क्या हुआ कि प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को लाभ हुआ और उनको गुणवत्ता, अच्छे से अच्छे गुणवत्ता वाले कम कीमतों में भी मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। और जो विदेशी निवेश है उसमें भी वृद्धि हुई है भारत में। और जो उद्योग है और जो सेवाएं हैं उसमें नए नए रोजगार भी उत्पन्न हुए हैं। अब जो यूथ है, न्यू जनरेशन, उसके पास बहुत सारे करियर के ऑप्शन हैं, नए नए रोजगार हैं, पर वही है कि हमारे पास बहुत सारे नए नए करियर के ऑप्शन, रोजगार वगैरह आ चुके हैं वैश्वीकरण की वजह से। अगर कोई यहाँ नहीं जाना चाहता तो वहाँ उसके पास चार, अगर वो एक जगह छोड़ देता है उसके पास चार अलग ऑप्शन आगे गेट खुले हुए हैं नए नए करियर ऑप्शंस के, ठीक है। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है भारत में? वैश्वीकरण की वजह से। और आगे देखते हैं हम कि जो शीर्ष भारतीय जो कंपनियां हैं वो बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं।
जो बड़ी मतलब ठीक ठाक कंपनियां थी जो भारत में, वो जो कंपटीशन बढ़ गया है उसकी वजह से ना उनको लाभ हुआ है और उनको नवीनतम टेक्नोलॉजी मिल गई है, ठीक है। और उत्पादन की जो प्रणाली है उसमें भी निवेश कर रहे हैं विदेशी कंपनियां, ठीक है। और बड़ी भारतीय कंपनियां जो है उनको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने में योग्य बनाया है। वैश्वीकरण से क्या हुआ है, जो हमारी ठीक ठाक बड़ी सी कंपनियां थी इंडिया की, वो भी अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनने लग गई हैं, ठीक है। और सेवा प्रदाता कंपनियां, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसर, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होते हैं ना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईटी सेक्टर जो है वो ज़्यादा डेवलप हो रहा है हमारे वैश्वीकरण की वजह से, उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है। और एक क्वेश्चन ये भी होता है कि वैश्वीकरण में सहयोग क्या है, तो जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना उसका बहुत बड़ा योगदान है वैश्वीकरण की वजह से, क्योंकि लोगों को आपस में कांटेक्ट बहुत इजीली हो जाता है ना। और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से वैश्वीकरण बढ़ रहा है। पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि जो आईटी सेक्टर जैसे जैसे डेवलप हो रहा है वैसे वैसे वैश्वीकरण भी बढ़ रहा है। अब देखिए, क्या हमें इस वैश्वीकरण से सिर्फ अभी तक लाभ हुआ है? क्या हमारे पास विकल्प बढ़े हैं, हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट्स मिले हैं, हमें नई नई कंपनियां, नए नए रोजगार मिले हैं? क्या सिर्फ ऐसा ही हुआ है? नहीं, हमें कुछ नुकसान भी हुए हैं वैश्वीकरण के, हमारे कुछ वो भी हैं, हमारे कोई नेगेटिव वे भी हैं वैश्वीकरण के। क्योंकि देखिए, जो थोड़े गरीब परिवार होते हैं, गरीब जो व्यापारी होते हैं, छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है वैश्वीकरण से। तो जो न्याय संगत वैश्वीकरण है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ना सभी के लिए अवसर प्रदान करे और यह सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के जो लाभ है ना वो सबको बराबरी से मिले। ऐसा नहीं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां वगैरह सिर्फ उन्हीं को मिले। तो न्याय संगत वैश्वीकरण को यही सुनिश्चित करना है कि जो छोटी मोटी कंपनियां भी है ना उनको भी, सभी को बेहतर हिस्सेदारी मिले लाभ का, ठीक है। और जो इनकी जो नीतियां है ना उसको केवल धनी और जो प्रभावशाली लोग हैं और जो जिनके पास ज़्यादा अच्छा धन है उनको ही ना मिले लाभ इनका, बल्कि जो देश की जो सभी लोग हैं ना उनको हितों का संरक्षण हो, जो थोड़े गरीब है उनको भी वैश्वीकरण का लाभ हो। ये सब तय करना ही न्याय संगत वैश्वीकरण का काम है। अगर न्याय संगत वैश्वीकरण होएगा तो उसी की वजह से ही लोगों के जो हित होंगे उनका संरक्षण हो पाएगा और लोग बेहतर हिस्सेदारी कर पाएंगे वैश्वीकरण में, ठीक है। और ये किसी एक पक्ष को लाभ नहीं होगा, इससे सभी पक्षों को लाभ होगा अगर न्याय संगत वैश्वीकरण होता है तो। और जो श्रमिक है उसका कानून और श्रमिक कानून जो है उनको अच्छे से उचित कार्यान्वयन हो। जो श्रमिक के जो कानून है उनके संरक्षण के साथ साथ ना उनके उचित कार्यान्वयन भी होना चाहिए, मतलब अच्छे से वो लागू होना चाहिए और उसको ध्यान रखना चाहिए कि लागू हो रहा है, नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं, जो श्रमिक कानून है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि श्रमिकों को ना उनके अपने अधिकार मिले और नए नए अवसर मिले। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है अगर न्याय संगत वैश्वीकरण चाहिए तो, ठीक है। और जो सरकार है उसको व्यापार और निवेश में ना वो व्यापार अवरोधक का भी उपयोग कर सकती है अगर ज़रूरत पड़ती है तो न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए। और जो जनता है ना वो भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है न्याय संगत वैश्वीकरण में, क्योंकि अगर जनता अवेयर होएगी, जनता सभी के हित के लिए बोलेगी, अवेयर होएगी जनता, तो जागरूक होएगी, तो जनता भी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है न्याय संगत वैश्वीकरण में। तो कंक्लूजन ये नहीं करता है कि अगर न्याय संगत वैश्वीकरण करना है तो श्रमिकों के कानून, जो अधिकार हैं उनका संरक्षण हो, उनका उचित कार्यान्वयन हो और जो वैश्वीकरण के जो लाभ हैं वो सभी को मिले, सिर्फ धनी वर्ग को ना मिले, सभी का उसमें बराबरी का हक हो। और जो व्यापार अवरोधकों का भी सरकार उपयोग कर सकती है और जो जनता है वो भी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है न्याय संगत वैश्वीकरण में, राइट। तो यहाँ तक हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। हमने देखा कि किस प्रकार वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण किस प्रकार हमारे भारत पे इम्पैक्ट डालती है और हमें किस प्रकार से लाभ हुए हैं और कुछ उसके न्याय संगत वैश्वीकरण के भी, ठीक है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वगैरह भी क्या होती हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है तो वेल एंड गुड। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।